अब ठीक ये है। चीज। ये चीज। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी कामयाब तरीन शख्स जिसने पीएमपी कर लिया, जिस वजह से आप लोग अभी तक जो है फंसे हुए हैं। और बहुत सबसे पहले तो काजिम की बहुत बहुत मुबारक हो, देख रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक हो काजिम, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दुख हुआ यार तुम्हारे पास होने का। तो सर काजिम और सर वैसे कमर मैंने ने। हमेशा आपके छोटे बाल देखे। हाँ, ये देखें, हमने एक और चेंज लिया है कि चले आपकी कामयाबी की एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जरा बड़े बाल भी रख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा। काजिम फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर यकीन माने जो सर बोलते थे इसमें कोई शक की बात नहीं है। इट्स नंबर वन इज कॉन्फिडेंस। नंबर टू यानी क्योंकि जैसे ही मैंने पीएमपी का लगाया, यानी देयर वर मल्टीपल मैसेजेस ऑन लिंक्डइन, ऑल वर आस्किंग कि भाई टिप्स बता दें, टिप्स बता दें। तो भाई मैंने तो सबसे पहले ये बोला कि गेट योर सेल्फ अ ट्यूटर, और इट्स बेटर टू हैव वन विच कैन स्पीक योर ओन मदर लैंग्वेज, नंबर वन। Number two is your confidence. Number three, you should at least have 3.5 years of experience. And that's my recommendation to everyone. Because sir, to be very honest, एक आपकी चीज है, ये जो हम रात में करते थे जो सवाल सॉल्व। दूसरा, सिनेरियो बेस्ड जो आप बार बार बोलते थे ना कि तुम सिनेरियो तो देखो, तुम सिनेरियो देखो। बस सिनेरियो में देखता गया, मैंने आंखें बंद करती रही, करता रहा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उससे मैंने सवाल के जवाब दिए, बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल द जो टर्म्स थी मेरे दिमाग में नहीं थी। यानी जो मैं आप जैसी बात है, आप टीचर आपके सामने खुल के मैं बता रहा हूँ। और जो आपकी टिप्स थी और जो मेरा एक्सपीरियंस है, इन दोनों को मैंने मैच किया और आई सक्सीड। नो अदर लॉजिक, यानी कोई भैंसों वैसा नहीं है इसके ऊपर कि मैं कोई लंबी चौड़ी कोई दास्तान बोलूं। लेकिन पीपल शुड हैव यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऐसा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो गए, नहीं। यू शुड बी द वन, यानी आप प्रोजेक्ट मैनेजर होने चाहिए आप, कि बजटिंग आपके हाथ में हो, रिसोर्सिंग आपके हाथ में हो, और एवरीथिंग यू शुड, यानी यू आर द वन मैनेजिंग द होल प्रोजेक्ट। तो आपका पीएमपी आई शुड से बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा। हम्म। क्वेश्चन वर्सेस द टाइम, नो इशू एट ऑल। यानी मैंने बहुत मजे में पेपर किए। 10-10 मिनट के जो गैप्स होते थे वो भी मैंने लिए। आराम से आके बैठा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जो टाइम मैनेजमेंट थी वो इट्स एन इशू। थोड़ा सा सवाल नहीं समझ में आ रहा, जस्ट स्टार और फ्लैग इट अप एंड मूव फॉरवर्ड। जो नहीं समझ में आ रहा, एंड में आके बात होती है, एक ऑप्शन आ जाता है, और आप उसमें देख के इंकी पिंकी जो लगानी वो लगा। हम्म। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे पेपर से सेंटर में आपने पेपर दिया या आपने घर पे बैठ के दिया? सर आई ट्राइड couple of times to give it at home, but there were some networking issues. Though I tried it at another network, but they weren't accepting my request. तो मैंने ये किया कि भाई उनके पास जाके दे दो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इफ यू आर गोइंग टू अ सेंटर ऑल द लाइबिलिटी विल बी ऑन अस। अगर नाइट चले गई, कुछ हो गया, तो हम आपको रीशेड्यूलिंग करेंगे। लेकिन आप घर पे देंगे तो भाई सारे पैसे वैसे सब गए आपके। तो ये भी एक डर था, तो मैं बोला हूँ वहीं पे जाके दे दो। एंड द सेंटर हम्म। वाज वेरी नियर बाय। एंड ये तो मैं बल्कि आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो टू सेंटर एंड गिव देयर पेपर। यानी हम्म। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। दे हैव टू गिव यू एसी, दे हैव टू गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक, पानी वानी, बिल्कुल कॉम्फी चेयर होती है, और साइलेंट एरिया होता है। और मुझे तो यकीन माने, जब मैंने कराची में देखा तो देवर मेरे इर्द गिर्द ही 12 से 13 सेंटर आए थे। तो मैंने सबसे करीब वाला उठाया था जी। 12 से 13, यानी आई वाज एस्टोनिश्ड टू लुक ओवर दैट। तो जब 12 से 13 थे, मैंने तो करीब वाला कराची यूनिवर्सिटी उठा लिया। 10 मिनट की ड्राइव थी, आराम से गया, आराम से घर वापस। अच्छा, तो हाँ। ओवरऑल तो आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट एन इशू, लेकिन क्या आपने अपने टाइम को ट्रैक किया था कि लाइक मैं पहला घंटा गुजर गया, मैंने कितने सवाल हल किए? देयर वाज एनी टारगेट इन योर माइंड? सर टारगेट था कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, डिवीजन पे जो चल रहा था मैं, कि मुझे इससे से ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको वैसे ही पेपर की, देखिए माने ना माने, जितने भी आप पढ़ के चले हैं ना, पेपर की टेंशन होती है आपको। सो इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन कि आप टाइम मैनेजमेंट को भूल के जाएं। आराम से वहां पेपर दें, और जो सवाल आपको हल्का सा भी क्लिक हो रहा है ना, आप उसको दें।
और जो आपको बिल्कुल ही क्लिक नहीं हो रहा है ना, पढ़ के आप बोले बाबू ये तो गई, कोई लगनी ही नहीं है दिमाग में, तो आप आराम से फ्लैग करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि इट्स बेटर टू गिव द क्वेश्चन आंसर्स विच यू नो, rather than spending your time on the one which you have to do inky pinky at the end। देखिए इंसान को अच्छा, अपने दिल का पता होता है ना तो वो वाली बात है। गुड हो गया। तो पूछे पूछे कमर। हाँ काजिम भाई, अच्छा ये बताएं, आपने और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस तकरीबन इकट्ठे इकट्ठे की थी एहतशाम के साथ बिल्कुल। ना। तो अगर हम क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि जितने हमने अटेम्प्ट किए हैं प्रैक्टिस में, उनको देख के जो आपने अटेम्प्ट किया पेपर में, तो कितना एक सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी डिफरेंसेस कितना एक आपको फील हुआ कि यार ये सिक्सटी हमने हाँ फाइव से पढ़ा सेवेंटी था, यार परसेंट ये लगता है मैंने, हाँ हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे ये, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस में बिल्कुल। समथिंग लाइक दैट। 65 से 70% सिमिलैरिटी वॉज देयर। बस क्या बात है। एहतशाम से हटके काजिम लग गया, काजिम से लग के कमर लग गया, कमर से हटके अली लग गया, बस ये ऐसे ही अच्छा, घूमते घूमते। क्या बिल्कुल। बात है। अच्छा, इसका मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो कोई वो मसला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो यहाँ पे दो बातें कही हैं जो मेरे जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं, ठीक है, दीज आर वेरी मच वैल्यूएबल फॉर हम्म। फॉर ऑल द पीपल हु अटेंड। एंड हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी मच रिलेटेड, और मे बी एटलीस्ट कवरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जाम, राइट? Exactly. बिल्कुल And there is one बिल्कुल। little thing which I haven't mentioned is the thing that whenever we were going for the practice question, there were some hidden knowledge you always had shared with us. And that hidden knowledge was with your experience and the question, the PMI book guide which has given to us. So it was a, you can say the, जिसको बोलते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो चुस्सी लगा के मुंह में दे देता है तो वो वाला इफेक्ट जो था ना, दैट वाज रिमार्केबल, यानी दैट हेल्प्ड अ लॉट, सीरियसली दैट हेल्प्ड अ लॉट। इट्स नॉट बिकॉज कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने मुझे एक छोटा भाई की तरह, या फिर तो मेरा और आपका जो बड़े भाई वाला कनेक्शन था, इन सब से हटके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने लिंक्डइन में आपको लिख के दिया, दैट वाज द ट्रुथ स्टोरी। और आपने मुझे जिस तरीके से, बल्कि एक कमर भाई बैठे हुए हैं कि मेरे, मुझसे लगता है मुझसे ज्यादा तकरीबन 25 या 30% ज्यादा आपने क्लासेस ली होंगी। और हमने ये भी देखा होगा कि सर ने मुझे कैसे घसीट घसीट के लेकर आए थे। सो हाँ ऐसे दैट ही है। स्मॉल क्लासेस आई टुक and that concept he shared, and his experience which he shared over there, that was the most helping factor for me when I was sitting in that center। कि मुझे चीजें रिकॉल हो जा रही थी, ना कि मैं रट के जाता। मुझे रिकॉल हो जाती थी कि वो बोलते थे ना कि कभी कभार अपने अपने एक्सपीरियंस शो करते, मेरे साथ ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मेरे साथ ये हो गया। वो चीजें बस मुझे क्लिक हो गई वापस। क्या बात है। काजिम, अपने कोर्स जैसे कि अतिशाम भाई भी पढ़ा रहे, राइट? उसको कितनी बार आपने गो थ्रू किया था पूरे कोर्स को? पता नहीं भाई, ये उस्ताद ही से पूछे कि उन्होंने कनपट्टी में मार मार के कितनी बार पढ़ाया था मुझे। नहीं, एक बार तो एहतशाम भाई ने पूरा पढ़ा दिया होगा, राइट? उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंटेशन को गो थ्रू किया था उनकी, या सिर्फ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस थे? देखें, मैंने एहतशाम सर से हट के कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 4.5 से 5 साल का है। तो बस हम्म, एक ये फायदा मैं अपने अपने लिए बोलूंगा, ये फायदा होगा कि क्योंकि मैं ये कमर भाई मेरे ख्याल से अभी एड अप हुए हैं, तो मुझे ये कब से गधे की तरह घसीटते हुए ला रहे हैं। यानी आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग तो सर वो कर लें, इसको करेक्ट कर लें। इट्स बीन 1.5 years विद हिम, अप्रोक्सीमेटली 1.5 years। वो कब से बोल रहे हैं अब दे दो, अब पढ़ लो, अब ये कर लो, तो वो 1.5 years की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, जमा होती होती होती, और मेरे 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी ये एक छक्का लग गया। हम्म। सही होगा। एहतसाम सर को इस सीनियर से हटा दें तो मैंने एक बार भी उठा के कुछ नहीं दे। सही होगा, इसका मतलब है कि जितना हमने पढ़ लिया है तो शाम साहब से बस उतना बस। जाके कर ले। और ठीक है। उन्होंने मेरे ख्याल से एक लिंक दिया था, सर बताएंगे कौन सा था वो। और उन्होंने कोई आईडी पासवर्ड दिए थे, बस वो बोलते रहते थे, और वो भी उनका फॉलो अप था तो मैं करता रहता था, वरना गालियां पड़ती थी। कौन सा सो आईडी वो अभी पासवर्ड बात अतिशाम कर भाई? रहे हैं अपने सिमुलेटर एग्जाम की। तो आप दोनों को भी मैंने एग्जैक्टली। लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करें। सो द थिंग इज के यहाँ पे काजिम ने बड़ी अच्छी बात की, वो ये कि हम लोग जब डीप डिस्कशन करते हैं ना, जब डीप डिस्कशन करते हैं तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं।
कि हाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले कमर डिस्कस कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से WBS को एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, और कमर के लिए, अकबर के लिए और मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग हुई थी। तो ये बात बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि जो एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं रियल सिनेरियोज पे बनते हैं जो कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट हो रहे मैनेजमेंट में हो रहे होते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल। हम्म, ठीक है। क्योंकि और देखिए जो, सवाल तो हाँ लंबे हैं, सवाल तो लंबे होते हैं, जवाब भी लंबे हैं हाँ कि उसने ये कर दिया, काजिम ने गलत काम किया, कमर ने सही काम किया, एहतशाम प्रोजेक्ट मैनेजर था, फलाना फलाना, अब फिर जवाब भी दो दो लाइन हो गए। अब वो हम्म, मांगता ही यही है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा ना, वो बस आंखें बंद करके देखेगा यार अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होता तो मैं क्या करता। और ये बहुत वैसे सारी इन्होंने चीजें। ये वैसे इन्होंने बहुत अच्छा पर्सोना एक आपके जहन में क्रिएट करें कि व्हेन यू सिट ऑन द सीट ऑफ द एग्जाम, डोंट सिट लाइक अ स्पेक्टेटर, सिट लाइक अ हम्म, प्रोजेक्ट मैनेजर इन चार्ज, यस, यस, and क्योंकि सवाल ही ऐसे है। take on the question like you are taking on the question as a PM, and then you need to take a decision. सर 98% सवाल शुरू ही ऐसे होते हैं, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ फलाना फलाना, यू आर द स्क्रम मास्टर ऑफ फलाना फलाना। सो यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, एब्जॉर्ब दैट सिनेरियो विद इन यू। कि मैं जैसे मर्ज के अंदर हूँ, मैं अभी मर्ज के अंदर हूँ, तो मेरे पास ये हो जाए कि तो मेरे पास यार मैं क्या करूंगा सबसे पहले, तो वो क्या करूंगा ना, वो आपका जवाब होगा, खत्म। आपको बस सर आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छी चीज हो जाएगी कि एक रोड मैप होता है हर चीज का ना, यानी हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एक्चुअल, जिसको आइडियल रोड मैप आप कह लें, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गई, तो फ्लो चार्ट जिसको कहते हैं ना, अगर आप वो एक सिमिलर यानी एक सिंप्लीफाइड बना के हम सबसे शेयर कर दें विद मी एज वेल, तो डेट विल हेल्प अलॉट। यानी ये मेरा थोड़ा अखज है, या क्योंकि सवाल तो थोड़ा ये सवाल जो थोड़े इस माइंड किस्म के मैप थे की कि आपने बात, हाँ माइंड मैप की आपने बात की है, एग्जैक्टली दैट्स अ गुड फीडबैक. So we will have a mind map or a road map that what how we start a project, then how we take it forward to the planning stage, then we take it forward to the execution and so on, right? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक और भी चीज आप लोगों से शेयर कर दूं, मेरा खुद एक सगा चचाजाद भाई कजन जो है वो पीएम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बस समझ ले वो पीएम है। ही इज अ जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, और सीनियर जो है वो रिसेंटली छोड़ के चला गया आधे महीने 6 मंथ्स पहले, और वो बस एक्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। उसने ये बोला कि काजिम भाई, मूसा नाम है उसका, वो कोडर लैब मेरे ख्याल से एक कंपनी है तो उसके अंदर है। तो उसने बोला काजिम भाई यकीन मानिए ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये समरी, ये वो, बोले भाई ये कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, ये उनके बड़ी बड़ी भाषण है पीएमआई वालों की जो वो दे रहे होते हैं। देर आर चंक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच आर हमारा, उसको क्या बोलते हैं सर, जो आपका प्लान बनते रहते हैं, आप चीजें डालते रहते हैं, यार अब मेरे दिमाग में वो वर्ड नहीं आ रहा, एक वो, एक चेंज कंट्रोल, और WBS. आप एक तो डब्ल्यूपीएस होता है और एक होता है कि यार उसमें डाल दो, ये चलो अब ये Product backlog. प्रायोरिटी है। बैकलॉग 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 Product बैकलॉग, backlog. बैकलॉग एग्जैक्टली, Hmm. एग्जैक्टली। प्रोडक्ट बैकलॉग, चेंज मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट स्कोप, ये 3 चीजें हैं जो कि हमारी ना बस दिलो रगों के अंदर बैठी रहती हैं। यानी हमने ये चीज छोड़ दी तो हमारा प्रोजेक्ट हमसे लूज अप हो जाता है। बाकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन प्लान और ये और वो, बोले ओ भाई, बोले ये प्रैक्टिकली जो है ना चीजें इतनी फॉलो नहीं हो रही होती हैं, बस आपका एक्सपीरियंस होता है और चीजें चलती रहती हैं, दिस इज द कोर थिंग। और Yeah. ये जो हमने जितनी दफा ये देखा है कि एक टीम में अटैक नाराज होकर बैठा है, मुंह बना के बैठा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा उधर बैठा है, ये कितना प्रैक्टिकल होता है। सर क्या बोले, सॉरी दोबारा बोलेगा। मैं ये कह रहा था कि हमने जो बुकिश जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना कि ये टीम वाला रूट किया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, अगले को समझ नहीं आ रही, ही नीड्स ट्रेनिंग। प्रैक्टिकली तो ये कहाँ पे हो रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक सर है, मैं आपको यही बोलूंगा, आप राइट पर्सन हायर करते हो, डेफिनेटली इम्पैक्ट है उस चीज का, लेकिन कोई नाराज है, कोई खुश है, नोबडी केयर्स आई बिलीव। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि अगेन मैं चीज थोड़ी सी शायद मेरी बात से ड्रैग ऑन हो रही है, मैं दोबारा अपने एक्सपीरियंस पर आ रहा हूँ। जो मेरा 4.5-5 साल का जो एक्सपीरियंस था उसके अंदर मेरे साथ ऐसे लोग हुए थे हम्म। कि शायद मुझे शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन चले मैं शेयर कर लो, थोड़े से सेक्टेरियल इश्यूज आ गए थे। तो वो नाराजगी आप सेक्टेरियल इश्यूज में ले जाएं,
बोले कि भाई मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, वो तो ये मसले मसाइल हैं, वो तो यूं मसले मसाइल हैं, वो तो स्पेसिफिक डेज में छुट्टियों पे ले जाता है, 9-10 मुहर्रम में, और वो 40वें में भी छुट्टी पे जा रहा है, मेरा सारा बर्डन मुझे अपने पे ला दिया। तो सर ये चीजें यकीन माने ये चीजें प्रैक्टिकल है। नाराजगी जो हम्म है ना, वो बोलता है हम्म। कि मुझे नहीं अच्छा लगता हाँ, ये। इस सिनेरियो में सही है, मैं एग्री तो करता हूँ, मौलाना बिल्कुल साहब ने बिल्कुल। बोल दिया कि भाई मुझे खातून के साथ काम नहीं करना, वो रात रात में कॉल करती है तो मेरी बेगम नाराज होती है। सोशल हाँ इकोनॉमिकल सोशियो इकोनॉमिकल और कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं ये बड़ी रियलिटीज हैं। तो ये ठीक है। मतलब ग्राउंड रूल एंड सेट क्यों नहीं हुआ इस पूरे उसके अंदर? करेक्ट, मेक सेंस वी शुड नॉट टॉक अबाउट सेक्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर ऑफिस आवर्स क्यों फोन कर रही हो खातून? मैं तो बड़ा साथ दूंगा उसका, जो है उसकी खातून जो कर रही हो। सर तो ट्रू। ये चीजें, ये सब है प्रैक्टिकल। और आपको पता है, मेरे पास ये वाले सवालात आए थे रिमोट, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड मैक्सिमम चीजें अब रिमोट ही हो गई हैं, कि एक बंदा कहीं बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो उस बंदे ने उसकी शक्ल नहीं देखी हुई, तो कोई बंदे बोलते मैं जब तक शक्ल ना देखूं तो मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती, तो अब मैं क्या करूं। तो दीज इश्यूज यानी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम से ज्यादा अगर आप ये वाले कम्युनिकेट, जैसे वो एक बार सर ने बताया था ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर वो होना चाहिए जिस जो सबसे अच्छा भाषण दे सके। तो अगर आप अच्छा भाषण और लोगों को समझा सकते हैं ना, तो आप बेहतरीन है। काम आता हो ना आता हो, बढ़ गया। सही हो गया, सही हो गया। अगर आप अपने तो एग्जाम को उसको समराइज करो तो मेजर टॉपिक्स आप समझते हो किस में थे आपके, जिसमें आप समझते हो कि ओवरऑल, क्योंकि जब 6 डोमेन्स है हमारे, राइट? 6 डोमेन में से कौन सा डोमेन, या आप कह लो कि टॉप 3 कौन से डोमेन जिसमें मेजर टॉपिक आपका एग्जाम कवर हो गया था? डोमेन एज इन मैं आपके बता 6। देता हूँ। पहले आपने प्रोजेक्ट को समझ लें कि इनिशिएट किया। ठीक है, पहली डोमेन हो गई। फिर आपने बेसिकली उसको टीम फॉर्म की। ठीक है। या फिर आपने बेसिकली टीम की, या अपने कह लें कि प्रोजेक्ट को प्लान किया, उसको स्कोप को डिकम्पोज किया, या पूरी एक प्लानिंग देख लें, पूरी स्कोप की, कॉस्ट की, स्केजुअल की। देखिए प्लानिंग के पूरा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है। फिर आप उसके बारे में अपनी टीम की परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए चल पड़े। फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपनी मोटिवेशन, टीम को मोटिवेट करते रहे। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में देखें। तो जो फिर आपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली क्लोज किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज की, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोज की, प्रोक्योरमेंट क्लोज की, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज देख लें। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इन 6 ब्रॉड फेजेस में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे एम्फेसिस था? पीपल पे था, प्रोसेस पे था, या या बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट पे था, किस पे था? प्रोसेस। प्रोसेस। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, सबसे ज्यादा मेरे सवाल चेंज रिक्वेस्ट पे थे, कि ये हो गया एक एक चेंज रिक्वेस्ट, यानी दीज बोथ वर एट सेम पार, चेंज रिक्वेस्ट और क्या मुझे एजाइल मेथोलॉजी पे जाना चाहिए या मैं वाटरफॉल पे जाऊं। ये दो सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा थे, कि हर छोड़ छोड़ के आया था कि भाई अब ये मसला हो गया, वो ऊपर एक स्टेक होल्डर सो रहा था, एकदम से वो एकदम से बलजिन हुआ, उसने बोला कि भाई अब मुझे तो ये चाहिए था, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं, जबकि आपके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन में लिखा हुआ था कि भाई हमने पूछा था, ये ऐसी टींगी मार रहा है। अब वो स्पॉन्सर नहीं बोलते नहीं भाई ठीक है, आप वो फिर आप चेंज रिक्वेस्ट पर आ गए। एक ये, और दूसरा कि एक कंपनी नहीं थी, उसको एकदम से हुआ कि नहीं यार हम वाटरफॉल पे थे, अब हम एजाइल पर आने वाले हैं और मेरे बंदे एजाइल की ट्रेंड नहीं है, और मुझे एजाइल पे करना है, मेरा दिल चाह रहा है। तो हम्म। फिर मैं क्या लेके चलूं। तो ये दो तो सवाल दीज आर द तो कॉमन। बेसिकली काजिम, अगर आपसे हम ये पूछना चाहें कि आपको कैसा लगा कि एग्जाम जो था वो बैलेंस था एजाइल और प्रिडिक्टिव में, या कि टुवर्ड्स 80%, कितने परसेंट यानी कह लो कि एजाइल की तरफ अलाइन था? सर मैक्सिमम बहुत एजाइल, मैं तो 85 बोल दूंगा। हम्म। बल्कि 85 भी मैं समझ ले थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन चले 85 कर लेता हूँ। लेकिन जब यानी आप अगर मेरे दिल 85 से बोल रहे पूछेंगे हैं तो तो आप 90% दे प्योरली दूंगा मैं। एजाइल बोल रहे हैं, या एजाइल प्लस हाइब्रिड 85 और 15% प्रिडिक्टिव? अच्छा हाँ, ये दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आप 80% पे ले जाए। क्योंकि हाइब्रिड के भी सवाल थे, हाइब्रिड के वाटरफॉल से ज्यादा सवाल थे, प्रेडिक्टिव से ज्यादा सवाल हाइब्रिड के थे, और हाइब्रिड से बहुत ज्यादा एजाइल थे। एजाइल तो भरा पड़ा हुआ था, यानी हाइब्रिड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एजाइल को भी वो टच कर ही रहता है ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वो। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि जो थोड़े से
एजाइल की तरफ थे और फिर वो जंप मार के हाइब्रिड की तरफ आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको हाइब्रिड की वजह से मैं 80% लेके जा रहा हूँ। वरना एजाइल ही एजाइल भाई, हर जगह एजाइल। अच्छा यानी एजाइल। काजिम, अगर सॉरी, जी जी। अगर हम थोड़े से और, जिस तरह ये अकबर भाई ने भी थोड़ी सी बात की या फिर एहतशाम सर ने भी इसको एक्सप्लेन किया, अगर मैं पेपर को 4-5 सेक्शन में डिवाइड करूं, मिसाल के तौर पे अगर कोई टीम मैनेजमेंट की बातें हो जैसे हम कर रहे हैं, बंदा था, रिमोट था, ये हो गया। कुछ बिजनेस प्रोसेसेस की अगर बात कर रहे हैं कि कुछ अप्रूवल में है, कुछ चेंज रिक्वेस्ट आ गई है, एक सडनली ये आ गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह के 5-6 सेक्शन हम बना लेते हैं मिसाल के तौर पर ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम में न्यू बंदा आया है, या टीम मैनेजमेंट के हवाले से है, या कुछ कंफ्लिक्ट कहीं पे आ रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर प्रोसेस की क्लैरिटी नहीं आ रही, या कहीं पे स्प्रिंट या रिव्यू की बातें हो रही हैं, तो अगर हम इस तरह बड़े बड़े 4-5 सेक्शन बनाए ओवरऑल पेपर के, ठीक है, तो हम पहले टॉप पे रखते हैं बिजनेस प्रोसेस। मिसाल के तौर पे जो हमारा प्रोसेस था, जो बिजनेस के ऊपर हम बात कर रहे थे, कि ये उसमें अप्रूवल हो सकती है, हायरार्की हो सकती है, गवर्नेंस हो सकती है, इसमें ये सारी बातें हो सकती हैं। दूसरी, हम टीम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट की बात करते हैं, कुछ लोकल बैठे हैं, कुछ रिमोट है, कुछ है नहीं है। इसी तरह हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, इसी तरह हम स्पॉन्सर की बात करते हैं, इस तरह हम रिस्क की बात करते हैं। तो अगर इस तरह अगर पेपर को डिवाइड किया जाए कि रिस्क के तकरीबन 40 सवाल थे, स्पॉन्सर अरेंजमेंट के मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन या इस तरह की चीजों के 25 सवाल थे, टीम मैनेजमेंट और उसके प्रॉब्लम कितने थे, लीडरशिप के लिए इतने सवाल थे, इस तरह थोड़े सादे और सिंपल अल्फाज में थोड़ा सा अगर आप एडवाइस करो कि मेरे हिसाब से इतना था, क्योंकि एक दफा आप गो थ्रू कर चुके हो। क्योंकि हाँ। एजाइल का कॉन्सेप्ट जैसे आप कह रहे हो ना, आप 1 यूनिट ही बता रहे हो, 85% मेजर चंक ऑफ पेपर तो गया ना। तो इजाइल में क्या था, या तो प्रिडिक्टिव में क्या था? अगर मैं लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट को मिला दूं ना, तो मेरे पास टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप के 60% सवाल आते हैं। रिस्क के मेरे पास सबसे मिनिमम सवाल थे। यानी हम्म मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, इतने सवाल थे, बहुत कम, हम्म बहुत ही कम थे। और फिर बाकी मेरे प्रोसेसेस पर आ गए, और प्रोसेस प्लस यानी चेंज मैनेजमेंट पर आप आ जाए। टीम मैनेजमेंट, रवैया मैनेजमेंट, लीडर मैनेजमेंट, रोना मैनेजमेंट, हंसना मैनेजमेंट, ये सब जो था ना, यानी आप समझ लें कि बिहेवियरल मैनेजमेंट, पीपल हाँ मैनेजमेंट, हाँ इस हाँ पे मेरे अच्छे खासे सवाल थे, अच्छे खासे। और उसी के अंदर उन हम्म लोगों ने एजाइल को मिक्सअप कर दिया था। हम्म, यानी सही हाउ हो कम गया। कि एक बंदा 10 साल से प्रिडिक्टिव पे काम करता हुआ आ रहा है, एकदम से कंपनी के ओनर ने बोला कि भाई मुझे एजाइल पे जाना है क्योंकि पूरी दुनिया एजाइल पे जा रही है। अब उसमें से एक बंदा है तो बहुत चीता, लेकिन वो एजाइल को सुन के थोड़ा परेशान हो गया कि कहीं मेरी जॉब सिक्योरिटी मसला नहीं आ जाए और मैं ये बोल दूं मुझे एजाइल नहीं समझ में आ रहा। तो मैं उस हम्म, बंदे से कैसे कैटर करूं। एजाइल बीच में आ गया, लेकिन एजाइल की मेथोडोलॉजी पे कोई बात नहीं हो रही, पूरी पीपल मैनेजमेंट पे बात हो गई। तो ये समझ लें कि सबसे टॉप पे मेरे पास टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, उसके बाद मेरे पास प्रोसेस, और फिर रिस्क को, क्योंकि आपने उसका हेडर बोल दिया तो मैं बोल दूं बहुत ही छोटा सा बीच में एंड में घुसेड़ दें। कंप्लायंस के सही। कुछ सवाल आए थे आपके जहन में कि भाई कंप्लायंस को भी टच किया गया है कि ये रेगुलेटरी कंप्लायंस कर लो, या अपने जहन में लेके आओ कंप्लायंस, हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस कर लो, कोई कंप्लायंस का नॉट मोर देन 3। अच्छा, किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पेश आई कि यार ये फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें ये मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या मुझे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है जमा तफरीक करके? यहाँ पे आई वॉज लकी। वो याद है, मैंने सवाल का जवाब गलत दिया था और कमर भाई ने सही दिया था, तो कोई कैलकुलेशन उन्होंने बताई थी। हाँ वो कोई थाउजेंड्स के अंदर थी, इन डॉलर 1 लाख समथिंग थी, कि इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे कम होगा, अर्न अर्न वैल्यू कुछ ना कुछ था। हाँ वही सवाल छपा छपा आ गया। हाँ। अच्छा, क्या बात है। नंबर नंबर चेंज थे। वो छपा हम्म छपा आया। पहले बाबू कमल भाई को उठाओ डालो यहाँ पे। अच्छा, गुड हो गया यार, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल यही था वो। तो हमने जो कैलकुलेटर की बात की थी, 2 कैलकुलेटर के आए थे, और उसमें से एक तो यही था। यानी हत्ता के बस नंबर चेंज थे, और मतलब नाम क्योंकि परफॉर्मेंस का सवाल वो पूछता है कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में आप अर्नड वैल्यू, वेरिएंस या इस तरह की बातें, ओवर मुझे बजट अंडर बजट की बात इसलिए करता पक्का है। याद है कि न्यूमेरिक के सिर्फ 2 सवाल थे, ओनली 2।
कंप्लायंस के 2 से 3, क्योंकि वो गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नेंस में आके हमारा हलक बंद हो जाता है एकदम से, तो इसलिए 2 से 3 गवर्नेंस, और हम्म। 2 न्यूमेरिक के, रिस्क के बेचारे कुछ चंद पुन, और फिर प्रोसेस अच्छा, चेंज कंट्रोल। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे क्वेश्चन आए थे? प्रोक्योरमेंट का नो, जो प्रोसेस होता है। नो। अच्छा, अभी टच करते हैं वन बाय वन। क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हो? क्वालिटी के गुरुज क्या क्या कह के गए हैं, डेमिंग, एडवर्ड, फ्लेमिंग, जो भी जितने भी जितने भी हमने क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, डिफेक्ट्स, इससे रिलेटेड आपके जहन में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हमने पूछना, क्योंकि जाहिर है कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन हम्म टॉक अबाउट कि यार क्वालिटी में से 2-4 सवाल आए थे, कोई मसला नहीं, आप बता सकते हैं। सर, क्वालिटी भी रिस्क की तरह ही समझें कि ये, वो नहीं, यूएई के छोटे छोटे सूबे हैं, वो मिलके हाँ। यूएई बन गया, तो ये छोटे छोटे थे सवालात, रिस्क के, क्वालिटी के, गवर्नेंस के। यानी अगर मैं सबको मिला लूं तो ये सब ना 5 से ज्यादा नहीं थे इन अच्छा। होल पेपर। ठीक है। अच्छा, अब हम पीछे डोमेन्स पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोक्योरमेंट की बात कर ली, रिस्क की बात कर ली, क्वालिटी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्केजुअल, स्कोप एंड कॉस्ट। टेक्निकली यानी कि स्केजुअल मैनेजमेंट में अगर आप चले जाएं, कंप्रेशन, फास्ट ट्रैकिंग, इनकी बातें आती हैं, ठीक है। स्केजुअलिंग में आप चले जाएं तो आपको जो है बेसिकली लीड लैग के कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको बेसिकली टास्क के रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट आते हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, इस तरह से कोई टेक्निकल स्केजुअलिंग के क्वेश्चन आए थे? सर, ये फिनिश टू स्टार्ट का तो एक सवाल याद ही है मुझे, ये फिनिश टू नहीं स्टार्ट का बताना एक सवाल आपने, आया था। नहीं बताना आपने, बस अच्छा, आपने यही बताने नहीं, बताना है। सॉरी। तो क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करना हो, क्रिटिकल पाथ, ये नेटवर्क जी डायग्राम दे आएगा। दी जाए। अच्छा, अगर आप कॉस्ट पे आ जाओ, कॉस्ट में मेनली हम जो है अर्न स्केजुअल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएंस एनालिसिस, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में से आपने कोई देखा सवाल? सर, इसमें न्यूमेरिक भी था, और कॉस्ट के लिहाज से थ्योरी भी थी। यानी आपको ये कहा जाए कि अगर आपको कुछ फिगर्स दे दी जाएं और कहा जाए कि प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम जा रहा है या बिहाइंड स्केजुअल जा रहा है या अंडर बजट जा रहा है या बिहाइंड बजट जा रहा है, ओवर बजट जा रहा है, इस तरह के जी, सिनेरियोज थ्योरी के देखे सवाल आपने? थे, बिल्कुल। जी। इस तरह के सिनेरियोज देखे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्कोप की तरफ आते हैं। तो स्कोप में भी आपको ऐसे लगा कि टच किया गया है कि चूंकि स्कोप की बात करते हैं तो जाहिर है इनसाइड स्कोप, आउटसाइड स्कोप की बात होती है, चेंज मैनेजमेंट की बात होती है, परसेंटेज कंप्लीशन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, राइट? प्रिडिक्टिव में हम्म रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके जहन में? सर, ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स हटा दें, और ऊपर वाले जितने आपने बोले, वर्क ब्रेक डाउन, ये सब आए थे। इनका ताल्लुक है प्रोसेस से। इसके अंदर बड़ा ठीक है। काम जो है ना, चेंज कंट्रोल को ले आया। ठीक है। अच्छा, चेन कंट्रोल को ही अगर जिक्र करें तो आपके जहन में बोथ साइड्स कवर होती हैं, यानी कि अगर आप एजाइल में जाएं तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिट हब है। अगर आप चले जाएं प्रिडिक्टिव में तो आपके पास चेंज मैनेजमेंट में सीएमएस सिस्टम, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह की चीजें, इनका जिक्र। ओनली एजाइल, ओनली एजाइल की तरफ आ जाए। ओके। ओके। यानी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, अब यानी मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ और चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 98% एजाइल। ओके, कूल। अच्छा, अब हमने स्कोप की बात की, स्केड्यूल की भी कर ली, कॉस्ट की भी कर ली, रिस्क की भी कर ली, प्रोक्योरमेंट की भी कर ली, क्वालिटी की भी कर ली। अगर हम बात करें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की, अगर हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, स्टेक होल्डर रजिस्टर की बात करें, हम आगे बात करें कि जी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें, हम मैट्रिक्स जो होती हैं कि स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस क्या है, पावर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इन चीज़ों की बात करें। सर, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एट द टॉप, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स नन, जीरो। और आपने एक और भी बीच में कोई वर्ड बोला था, स्टेक होल्डर। जैसे हमने स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की बात की, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन में स्टेक होल्डर रजिस्टर की बात की, फिर उसके अंदर स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस, यस, उनकी पावर, इंटरेस्ट, यस। सेलियंस मॉडल, ये जो हमने पढ़े थे, स्टेक होल्डर का अर्जेंसी क्या है,
स्टेक होल्डर्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन? जी सर, ये क्लासिफिकेशन नहीं आई थी, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का चेंज कंट्रोल से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट था। यानी वो वाले सवाल थोड़े ज्यादा थे मेरे पास कि स्टेक होल्डर आया, यानी एक ऐसा था कि इन्फ्लुएंसर, यानी हमारे गवर्नेंस भी थे कि स्टेक होल्डर है ना, तो एक गवर्नेंस के लिहाज से था, एक था स्टेक होल्डर सो गया शुरू में बाद में याद आया, और एक स्टेक होल्डर था जिसने मुकर गया, कि होता है ना कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था। अच्छा, अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें काजिम, क्योंकि प्रोसेस की आपने बात की, तो प्रोसेस इन द सेंस कि देखो, एक प्रोसेस है जो कि पीएमआई का एक मेथड है प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, जिसमें हम बड़े प्रोसेस के तहत चलते हैं, चार्टर बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, हम स्कोप बेसलाइंस बनाते हैं, हम रिस्क रजिस्टर बनाते हैं, स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं। ये एक प्रोसेस है। आर्टिफैक्ट्स भी हम बनाते जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एजाइल की, तो फिर हम एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो एजाइल का पहला सवाल यह है कि एजाइल में कोई स्पेसिफिकली स्क्रम फ्रेमवर्क के ऊपर अबूर होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि इसकी सेरेमनीज क्या होती हैं, या इट हेल्प्स एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? सर इट हेल्प्स एक्चुअली, यानी ये जो आपने हमें टर्म्स बताई थी ना, यानी जब आप पढ़ाते थे तो मुझे ये फील होता था कि आप जानबूझ के अपनी ये वाली नॉलेज फैक्टर डालते थे कि भाई, वही वाली बात है सर, यानी मुझे जापानीज आती है, मैं अभी एक लाइन बोलता हूँ, आप बोलते हो भाई मजाक कर रहे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन आपके दिमाग में कुछ होगा ना छोटा छोटा, बोला अच्छा हाँ ये वो बताया था, इसके मतलब ये थे, इसके मतलब ये थे, इसके मतलब ये थे। वो डायरेक्टली नहीं पूछता था कि उस फलाने के मतलब क्या है, नीचे जवाब है, ऐसे नहीं पूछा। लेकिन वो अपने सिनेरियो में उस वर्ड को डालता था कि अगर ये पीएम का बंदा है, यानी एक्सपीरियंस बंदा है और पीएमआई पढ़कर आया है, तो ये जवाब दे देगा। यानी इट्स मोर लाइक दैट। तो तो यू शुड नो, आप रटे नहीं, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि इसके मतलब क्या है। मतलब नहीं होंगे क्योंकि अब वो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, मतलब नहीं होंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, यानी फिर आप इंकी पिंकी पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा काजिम, एक दो और चीज़ें खास तौर पे मेरे जहन में वैसे है, ये हमने बहुत सी दफ़ा ये बिजनेस टर्म में पढ़ी है प्रोडक्ट के हवाले से, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और एक दो और भी चीज़ें एहतशाम साहब हमें बताते रहते हैं, मेरा भी जहन में नहीं पिक कर रहा। इसी तरह हमने फिर रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स रजिस्टर्ड, इसी तरह फिर ह्यूमन मैनेजमेंट, कुछ बजटिंग की चीज़ें स्पेसिफिकली, वो कुछ मतलब बुकिश में बात कर रहा हूँ। तो ये जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से या प्रोडक्ट के अगर हवाले से बात करें, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और एक दूसरी टर्म है मुझे भी याद नहीं आ रही। आप भूल रहे ये हो, एमबीआई कहते हैं, यही मिनिमल बिजनेस बिल्कुल। इंक्रीमेंट। या हाँ, तो असल में इस तरह के जो ये जो टर्म्स थी, या तो क्या ये भी किसी सिनेरियो में आई थी? असल में हमने कवर में जितने भी सवाल किए थे ना सर के साथ, वो हम्म। इस तरीके से काम आ गए कि हम जो सवाल करते थे उसके अंदर उसका आंसर ये होता था कि फर्ज कर ले कि ये मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है, तो मैं अब इसको किस तरीके से निकालूं, वो कौन सा होती थी सर, कि वो आइटरेटिव करूं तो ये करूं, तो फॉल करूं तो किस तरीके से करूं, तो आगे तो मेरे सवाल उल्टे आए। उल्टे कैसे आए, कि हेल्प कैसे हुई, कि जो सवाल का जवाब था ना, वो उसने सवाल में डाल दिया। तो अगर आपको वो वर्ड का नहीं पता होगा ना, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, यानी उसके उसका जवाब नहीं आया, यानी वो जवाब में नहीं थे, वो उल्टा सवाल में थे मेरे पास, कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, तो मैं अब इसको कैसे लेकर आऊं, और ये आउटपुट कैसे निकले कि मेरे पास आ जाए। मुझे अभी फौरन देना है तो मैं छोटा सा ही दिखा दूं, तो मैं क्या करूं। तो वो होता है ना, एक आइटरेटिव थी और एक इंक्रीमेंटल थी। तो ये सब चीजें मेरे पास सवाल में आ गए, और मेरे पास ये समझ ले कि दो सर के साथ हमने बैठ के क्वेश्चन जो किए थे उनके आंसर छोटे छोटे थे। मेरे पास आंसर्स भी 70 60 60 70% मेरे आंसर भी दो दो लाइनों के थे, कि ये तो हो गया, सिनेरियो तो हो गया, वो तो 4 5 लाइन का चला गया, वो तो हो गया। आंसर भी थे कि ये फलाना फलाना फलाना, तो ये सही है, तो ये सही है, तो ये सही है। तो मैं बोलता हूँ कि जितना बड़ा आंसर मेरे लिए उतना आसान हो रहा था। मुझे ये लगता है, क्योंकि वन वर्ड और टू वर्ड आंसर जो है ना, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो देट दैट आर मोर स्पेसिफिक और तो अगर मोर। टाइप ऑफ आप क्वेश्चंस की बात करें, सॉरी, यस कमर, प्लीज। जी जी, प्लीज प्लीज, आप अच्छा, आप कंटिन्यू करें। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, और
हीट मैप, इनमें से मेजोरिटी क्या था? सर हीट मैप और फिल इन द ब्लैंक्स तो बिल्कुल ही मिनॉरिटी में भी, मिनॉरिटी की मिनॉरिटी था। ओके। अगेन क्वेश्चन, यानी मैं आपको बोलूं फिंगर पे वो होता है ना काउंट करने वाली बात। अच्छा, बाकी अगर सब हम मेरे मल्टीपल चॉइस, हाँ, मेजोरिटी आप कह रहे हो मल्टीपल चॉइस, और अगर मल्टीपल चॉइस में बिल्कुल हम बात करें तो 4 से ज्यादा ऑप्शन वाले कितने थे जिसमें 2 आंसर आपने देने हैं? एग्जैक्टली वो भी थे, यानी ऑलमोस्ट 9 to 10 समझ लो। तो ज़हन में रखो कि यानी वी कैन हैव 50 multiple मोर choice देन question with 5 options with more than one option is correct and they will ask you to give 2 options. तो उस तरह के क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी कि एक आंसर देके आगे चल पड़े। उन्होंने 2 आंसर अच्छा, मांगे होते हैं उससे। ये दिस आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, ये मैंने कर दिया था, बट दे वोंट अलाउ यू टू गो फॉरवर्ड। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो ये भी रोक अच्छा देगा। मामला है। हाँ, वो बोलेगा कि भाई शराफत से एक और सिलेक्ट करो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल का, जैसे कि आपने जो कहा कि चूज द बेस्ट करना है। यूजली हम कहाँ के अटकते हैं कि हम एलिमिनेट कर देते हैं रॉन्ग वंस को, मगर दो ऐसे होते हैं जिसमें आके हम अटक जाते हैं कि यार ये चूज करें या वो चूज करें, राइट? वो आपका जी, 50-50 आया, तो उस सिनेरियो में कितने क्वेश्चन जिसमें आपको था कि डाउट हो रहा था कि यार कि दो में से एक सही होगा और एक सही नहीं हो सकता? ऑलमोस्ट ऑल। ऐसे ऐसी क्या? ये पीएमए वाले बड़े डैश हैं भाई। यानी आप दो जो है ना, जो जैसे सर बोलते हैं ना एलिमिनेशन, वो दो तो आप इतने प्यार से निकाल देंगे, आप बोलेंगे भाई हम्म। इनको तो फारिग कर दो। लेकिन हम्म। वो दो जो रह जाएंगे, वो अगेन अगेन मैं बोलूंगा आंखें बंद करके सोचे कि आप पीएमआई है, और आप पीएम है, और आप किस तरीके से इस मसले को हल करेंगे, तो आप फिर इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। शाहरुख खान की तरह आंखें बंद करके सोचना है। आंखें बंद और हाथ फैला लो। अच्छा, वैसे गलती से बोला है काजिम ने, लेकिन एक्चुअली उसको जो बातें मैंने फीड की हुई है ना वो एक्चुअली निकल रही है, सामने आ रही है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि आपने सिर्फ पीएम बन के नहीं सोचना, आपने पीएमआई बन के भी सोचना हम्म। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं आपको देखिए दो दो वर्ड जो बोल रहा हूँ ना, आपकी नॉलेज, यानी आपकी नॉलेज, जो आपका जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो, और आपका एक्सपीरियंस, ये दो आप मिला लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत इजी निकल जाएगा। चले और देखें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए हमारे लिए भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, अल्लाह करे सब पास हो जाए भाई। है। अच्छा, अगर एग्जाम से, पर्पस। जिसे कहें कि एक वीक पहले की आप अपनी रूटीन बताएं कि आपने बुक कर लिया था, इम्तिहान 4 दिन बाद था, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? क्या खाते थे, क्या पीते थे? सर अगर मैं बोलूँ तो मैंने सब छोड़ दिया था। वन वीक, वन वीक मैंने, हालांकि एक वीक की छुट्टी ली थी, 4 दिन की छुट्टी ली थी, और 2 दिन तक मैंने और पढ़ा था। तो मेरे दिमाग ने बस बोल दिया था कि भाई बस अब अल्लाह के हवाले। 4 दिन, यानी जब फोर्थ डे मेरा जो पेपर था, 4 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और मैं वो चीजें कर रहा था जो जो द थिंग आई लाइक, जो गेमिंग थी या फुटबॉल था, मैं उस पे अपने माइंड को रिफ्रेश करने चला गया था कि क्या भाई अब बात है, देखना मैं घुसेड़ूंगा ना तो ऐसा होगा वो पीछे से निकलता ना चले जाए। क्या तो बात है। उसमें था बस। हाँ, ये था एक जरूर कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की थी जो मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थे, यानी जब मैं प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा था देवर अंडर मी। तो मैंने उनसे कुछ रवैये पूछे थे कि मैं कैसा आप लोगों को पाया गया, और बहुत सारे मैंने ऐसे जो मैंने क्या कहते हैं उसको, क्योंकि अब तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, तो मैंने उनसे बोला भाई खुल के बताओ कि यानी मेरे ये फैसले आपको कैसे लगे। तो उससे भी मुझे थोड़ी बहुत छोटी छोटी होता है ना कि आपको फायदा होता है कि अच्छा ये गलत था, ये सही था, ये हार्श था, ये हल्का था। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो यू हैव टू बी, थोड़ा आइडियलिस्टिक वाली बात हो रही होती है ना, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करनी कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो उससे भी थोड़ी छोटी मुझे हेल्प हुई थी कि मैं इन रियल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैसा था। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा काजम भाई यार, आखिरी बात मेरे लिए, सिर्फ दिस इज टोटली पर्सनल टू मी। मैं इसी साल 14 दिन के अंदर ना पेपर देना चाहता हूँ। तो आपने मेरी तैयारी तो देखी है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली है इस टाइम। तो मैं दे सकता हूँ। मुझे पहले आप ये बताएं कि आपका कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितना आपका एक्सपीरियंस है।
सब कुछ कर रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं अकाउंट्स बता। फाइनेंस का बंदा हूँ, देखो इनके पास टी शेप स्किल्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं अकाउंट्स फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैं अकाउंट्स फाइनेंस का बंदा हूँ। मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हूँ। लाइक इन टर्म ऑफ बजटिंग, इन टर्म ऑफ प्रोसेस, इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ज्यादातर फाइनेंस के थ्रू हो रही होती है कि बताओ स्टेटस क्या है, वो हमारे ऊपर चढ़े होते हैं, कितनी हो गई है, कॉस्टिंग किधर पहुंच गई है, स्टेटस क्या है, अप टू डेट क्या है, पीरियोडिक क्या है। तो इस तरह की चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी न किसी शक्ल में। तो मेरा तो ये वाला एक्सपीरियंस, अगर मुझे आप ये कहो कि आपने किसी प्रोजेक्ट को हेड किया है स्पेसिफिकली, तो मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। हमने तो बस बातें की हैं और खुल के बातें की हैं, हाँ भी सुन लो, बैठ के स्टोरियां सुना दो किसी को, बस वो वाली हमारे अंदर स्किल है बस। और इसके अलावा अगर कहो ना कि ये बिल्डिंग तूने 4 बिल्डिंगें बनी है तुम्हारी कंपनी में, किस बिल्डिंग को तूने हेड किया है, नहीं वो वाला सीन ही कोई नहीं है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करो, तो मैंने एक ये है कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन को 2-3 दफा हेड कर लिया है। ठीक है। और अगर ऑडिट असाइनमेंट्स मैंने बड़ी की हैं इस हवाले से, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करो कि उसमें क्या होती है, आपकी क्रॉस कम्युनिकेशन होती है, आपके एक्सटर्नल ऑडिट है, आपके इंटरनल ऑडिट है, वो वाला मैंने बहुत दफ़ा किया है। मेरा एक्सपीरियंस बैक एंड पे वही रहा है। और ये वाली इस तरह की चीज़ें हैं। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब अगर मैं एज ए प्रोजेक्ट उसको लूँ, तो वो मेरे हैं माशाल्लाह, 2-3 दफ़ा है वो। इस तरह तो के छोटे कहूंगा छोटे आपको एक प्रोजेक्ट हैं। बात। तो क्योंकि हमारी लिमिटेशन ये है कि कोई ना तो मैं टेक्निकल बंदा हूँ, ना मैं कोई डिजाइनर हूँ, ना मैं कोई इस तरह का बंदा हूँ, तो डेफिनेटली एक फाइनेंस वाला कितना एक इन्वॉल्व हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। आपकी कंपनी में लोग मौजूद होंगे तो। यहाँ पे एक और चीज थी कि क्या नाम है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ना बात तो खुद, अगेन सर से बोलूंगा इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट करेगा। बात खुद बहुत ढीला होता है। खुद उसको कुछ नहीं करना होता। हाँ हाँ, अब ऐसे ही है, उसके आगे एक मैनेजमेंट ही है मैनेजर लगा उसका, तो होता है। मैनेजमेंट है, ऐसे ही है। हाँ, वो बस पीसेस को हिला लेना होता है। शतरंज के वो नहीं, क्या होता है वो चेस के होते हैं ना, कि मैं ये कौन से हिलाऊं और क्या करूं कि मुझे एंड में चेकमेट ही करना है। उसके पास बस जीतने के अलावा और कोई हल नहीं है। अब वो सही है। जीतना कैसे है, वो एक कला है उसकी। तो अगर आपने चले कोई अगर नहीं मैनेज किया हुआ, नो इशू, लेकिन अगर आप कोर के अंदर रहे हुए हैं, तो कम से कम आपको ये जरूर पता होगा कि वो ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है वो हिला कैसे रहा है चेस के पीसेस। इफ यू नो डेट, तो यकीन माने आपको सारे सवालात ऐसे ही नजर आएंगे। उन सवालात के अंदर बस आप अपने दिमाग में ये जरूर लाएगा कि जो वो सवाल लिखा हो ना उसके अंदर, वो तो जाहिर सी बात है अपने नाम लिखेगा। क्या लिखेगा वो, सैम लिखेगा, फलाना फलाना। उसके अंदर आप अपने मैनेजर का नाम लगा देगा, अपना नाम लगा देगा, फलाने का नाम। तो ये आपको अभी सुनते हुए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप लगाएंगे ना कि अली ने मुझे बोला ये करने को, फलाना करने को, तो आपको थोड़ी ना खुद बैठे बैठे फील होगा कि जो कंप्यूटर है ना ये मेरा मैनेजर है। सही है। और मुझसे ये ऐसे सवाल पूछा और ये कर रहा है, तो अब क्या होगा। वो जो अब क्या होगा ना, वो वही जवाब होगा जो आपको सामने सबसे आराम से नजर आ जाएगा। और हम्म। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बाखुदा ऐसा ही हुआ है कि मैंने ये सोचा कि यार अब तो हम डीपी वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैंने बोला था कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ये हो जाएगा मेरा 65 लाख, मुझे अभी भी याद है अच्छे तरीके से। सही है, 65 लाख में वो प्रोजेक्ट बनते, मतलब ये मेरी गलती थी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और ये प्रोजेक्ट बनना है 2.25 साल के अंदर। वो 1 साल के बाद सरिये का और लोहे का पैसा बढ़ गया। वो और हमारा पूरा लोहा ही लोहा था। सही है। और मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ क्या था। वो पेडिस्ट्रियन नहीं होता, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो हमारे नॉर्मल रोडों पे लगा हुआ था, तो हमें वो डीपी वर्ल्ड में लगाना था। वो लोहा बढ़ गया, हमारी कॉस्टिंग आगे बढ़ गई। कॉस्टिंग बढ़ी सिर्फ 65 से 68, लेकिन वो 65 से 68 लाने में ना, जो सर तोड़ा है हमने अपने मैनेजमेंट के साथ, ये सब चीजें आपको आपके ना पेपर के अंदर आपको रिपीट कर रही होती हैं कि भाई याद है ना वो जो किया था, वो याद है ना वो जो किया था। बस वो आपको जरूर हेल्प करेगा। योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू 75% एंड योर नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू 25%। बस अब आपको इनको मिलाना कैसे है, दैट्स अप टू यू। तो उसी बात से कंटिन्यू करूंगा कि जो 3 लाख का जो आपका वेरिएंस आ गया, राइट, कि आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन सही नहीं थी, तो आपने वो क्या किया कि बजट कंप्लीशन आपका था कि 65 लाख था, राइट।
मगर आप 3 लाख जी ऊपर गए तो आपने चेंज रेस किया, मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस किया कि वो 3 लाख आपको मिले करने के लिए? वो क्या चलिए स्टेप बता थे? दूं, क्योंकि क्योंकि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी में होता हूँ। हेल्थ एंड सेफ्टी में हमेशा एक, वैसे तो कंटीजेंसी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता ही है। एक हम्म। मैनेजमेंट का होता है, एक कंटीजेंसी का होता है। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना एक अनफोर्सीन इवेंट का वो होता है, बजट होता है। हमने वो ठीक है। यूटिलाइज कर लिया तो आप विदाउट ये कह रहे हैं टेलिंग कि द आपने, कंसर्न। सर ये बात कर रहा हूँ कि आपने एक कॉस्ट एस्टिमेशन की, आपने अपना कंटिजेंसी भी यूज कर लिया था नहीं, या वो कंटीजेंसी नहीं? पे गए नहीं, किया ही ना। वो मेरा जो अनफोर्सीन इवेंट का जो HSC है, क्योंकि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोफेशनल हूँ ना, तो हमारा जो वो बजट पड़ा हुआ था अनफोर्सीन इवेंट, और वो एक किस्म का पेटी कैश की तरह होता है। पेटी कैश यानी हम ऐसे निकाल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा होता है कि क्या वर्ड कहूँ मैं आपको, फायर इन द होल नहीं वो होता, एज पर योर हाँ, विल, वो एज पर बेसिकली योर विल। आपकी वो बेसिकली आपका अलोकेटेड बजट होता है जो साल के एंड तक आपके लिए रिजर्व किया गया होता है। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट जब आप कर रहे होते हैं तो अनसर्टेनिटी कम होती जाती है, तो वो आपका सर्टेन बजट नहीं होता। वो आपका इन बिल्कुल। केस अगर आपको जरूरत कर पड़ा तो आप ले सकते हैं, जो कंटिजेंसी कहलाती है कि यार कंटिजेंसी पड़ी हुई है, कंटिजेंसी पड़ी हुई है। तो वो आपको एक तसल्ली होती है कि यार चलो फर्स्ट सोर्स ऑफ हेल्प पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां से हम यूटिलाइज कर लेंगे, जो कि नॉर्मली नॉट मोर देन 5 और 10% होती है। देख कंटीजेंसी, अच्छा ये सवाल आया था सर। कंटीजेंसी तो वो होता है जो आप प्लान करते हैं, और एक मेरे हम्म। ख्याल से एक मैनेजमेंट रिजर्व होता है। वो हम्म। होता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी पे चले जाता है कि अबे भाई तुम मैनेजमेंट रिवर्स रिजर्व पे चले गए। हमने ये दोनों इस्तेमाल नहीं की। हमने अपने HEC का बजट बीच में पुश अन कर दिया था, और वो आपने क्योंकि तीन ओपेक्स लाख लेके आ का। गए बीच में ना, ओपेक्स लाए जी। हो बीच में, आपका जी। ऑपरेशनल और कॉस्ट हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि वो है अच्छा खासा हमारा बजट होता है। ये इन प्लेस हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का पार्ट होता है, तो हमने एक अनफोर्सी इवेंट का रख लिया था। मैंने अपने मैनेजर को बताया कि भाई मुझे बजट चाहिए, उन्होंने अप्रूव किया, हमने 3 लाख लगाए, एंड अवर प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड। अच्छा, इसमें मैं दो तीन चीजें और ऐड करना चाहूंगा जो प्रैक्टिकली हम जो देख रहे हैं। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट आपने बजट तो बना दिया, आपने कहा ये 50 लाख में होना है, तो जो इंक्रीज प्राइस डिक्रीज प्राइस की कायदे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट में ना खासतौर पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी भी प्रोक्योरमेंट्स के, तो उसमें आप लाजमी तौर पे एक एस्केलेशन क्लास डालते हैं। एस्केलेशन क्लास क्या होती है कि वो आपको मटेरियल कॉस्ट को एक अपर कैप और लोअर कैप की शक्ल में ना कवर देती है, कि ये जो मेरा BOQ या ये जो मेरी प्राइस है ये मैं आपको दे रहा हूँ। आज मेरा डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल 200 रुपए का है। अगर कल को डॉलर का रेट 3 महीने तक यही रहता है या 215 तक जाता है, तो मेरी कोटेशन यही है। तो अगर प्राइस चेंज होती है, तो फिर हमारी एक्सक्लेशन क्लॉज इन फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी भी हो सकती है, या प्राइस चेंज भी हो सकती है। वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाली होती है, जिससे हम अपने आप को सेव करते हैं। एक ये क्लॉज होती है, एक होती है दूसरी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो आप एक उसमें क्लॉज ऐड करते हैं, प्रोलॉन्गेशन क्लॉज। वो क्या होती है कि आप तो रेडी हैं, आप तो क्लाइंट के लिए रेडी हैं कि भाई मैंने अपना तुम्हारा काम 6 महीनों में खत्म कर देना है, लेकिन क्लाइंट आपको स्पेस नहीं दे रहा और वो प्रोजेक्ट 6 महीनों की बजाय साल पे चला गया। तो फिर उसमें एक होती है प्रोलॉन्गेशन कॉस्ट क्लॉज, जो आपकी इंक्रीज इन कॉस्ट को, क्योंकि आपने तो काम शुरू कर दिया, मशीनें मंगवा ली, बंदे हायर कर लिए, वीजे प्रोसेस करवा दिए, मटेरियल आ गया है, आपने तो एक कॉस्ट बियर कर ली। अब वो कॉस्ट साइड पे पड़े हैं, बंदे वेले बैठे हैं और मशीनें खड़ी हुई है और काम नहीं चल रहा। सो वो क्लास आपकी फिर उस कॉस्ट को कवर करती है, जिसे जो इस टाइम जब टाइम डिले की सूरत में आता है, तो फिर वो डालते हैं प्रोलॉन्गेशन कॉस्ट। तो ये सारे काम कर रहे होते हैं कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि ये आप या मैं या इवन प्रोजेक्ट मैनेजर भी नहीं कर सकता। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम में ये लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट करते हैं प्लानिंग वाले, एस्टिमेशन वाले, और को कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको लॉज का, रेगुलेशंस का, टर्म्स एंड कंडीशन का सारा पता होता है। तो ये जो अभी काजिम भाई ने जो बात की थी ना कि स्टील के प्राइस ऊपर चले गए, तो इस चीज को कवर करने के लिए, या अकबर ने पूछा तो फिर आपने क्या किया, तो आपकी क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर वो उसमें नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की गलती है।
जिसने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया है उसने इस चार्ज को नहीं कंसिडर किया। और दूसरी प्रोलॉन्गेशन कॉस्ट, अगर टाइम के अंदर नहीं खत्म होगा तो उसकी पेनल्टी कौन देगा? अगर क्लाइंट का डिले है तो वो कितना बियर करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर का डिले है तो वो कितना बियर करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो आपको बजट के अंदर भी रखते हैं, आपको सेफ भी रखती हैं और आपकी कॉस्ट भी कवर करती है। ये जस्ट मैं बिल्कुल। हाँ, अपने एक्सपीरियंस के इसमें बेस पे शेयर कर प्रोक्योरमेंट, रहा हूँ। हाँ बहुत 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 जबरदस्त आपने शेयर किया इसमें। थोड़ी सी एक मैं ऐड करूंगा कि वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट रीइंबर्सेबल विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो टर्म यूज होती है। हाँ चलें हाँ, ठीक है, वो ऐसे ही है, बिल्कुल। इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। और आप लोगों के अगर और कोई सवाल हैं जिसमें अगर आप दोनों करना चाहें, अकबर, कमर, तो फील फ्री। हम्म। काजिम सवेले मैं ना फीस पे करता, परसों मेरा पेपर देने चले जाओ। नॉट आपको पता है, आपको अलाउड। पता है, आपको पता है, ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं। द सेम वर्ड्स वर माइन टुवर्ड्स माय फ्रेंड, चड्डी फ्रेंड जिसको बोलते हैं, तुराब अली महमूद। ही पास्ड तकरीबन 2 months earlier. He started 1 year after me. He passed 2 months earlier me, and I was like के तुराब मैं दे रहा हूँ यार, जानी तू कर ले। ओ उसने गालियों की फरिश, जद्दा में होता हूँ, गालियों की फरिश शुरू कर दी। और फिर रुक कर आके बोलता है, यार मैं अभी मक्का में हूँ, मैं भूल गया था। बोला मैं तेरे सही लिए हो दुआ करूंगा, गया। इंशाल्लाह तू कर लेगा। तो मैं भी आपसे ये इंशाल्लाह बोलता हूँ इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। कीप योर हेड्स अप। और हमारे पास तो एक बहुत बड़ी पावर ऊपर बैठी हुई है। 4 रकात नियत मान ले, मैं 4 रकात शुक्राना पढ़ूंगा, या अल्लाह मैं पास हो जाऊं। मैं भी यही करके गया था। तो इंशाल्लाह बेशक इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद ठीक है, साथ हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ऑल राइट, गुड। बेहतरीन बेहतरीन। अकबर, कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू, अच्छा रहा session।